लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था अपना, क्राउजल। काम आपका चेक करेंगे बाद में, ठीक है। पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैराउजल के बाद हम लोग आज अपना नया देखेंगे फीचर, मॉडल। मॉडल क्या होता है, जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट जैसी साइट को विजिट करते हैं और इसको इनकॉग्निटो में ट्राई करेंगे हम। आप किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद होम पेज पर जब आप रिटर्न करेंगे तो एक पॉपअप आपको मिलेगा, दिस इज़ कॉल्ड मॉडल। तो ऐसा ही कुछ हम बना सकते हैं अपना। आपको यहाँ पर एक ट्रिगर बनाना होगा इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या एट्रीब्यूट लिखना है, डेटा बी एस टॉगल। बी एस मतलब बूटस्ट्रैप। टॉगल कर रहे हैं हम लोग मॉडल क्लास को और टारगेट कर रहे हैं हम लोग माई मॉडल। अब ये जो टारगेट है ये यहाँ मेंशन है और जो क्लास है वो यहाँ मेंशन है, ठीक है। बाकी इसके अंदर आप जो मर्जी डिज़ाइन कीजिए, ठीक है। और अगर आप इसको क्लोज वगैरह करना चाहते हैं मॉडल को, तो आप इसके अंदर अपना क्लोज का बटन और ये क्लोज का आइकन, ये दोनों चीज़ें लगा सकते हैं इसके अंदर। तो मॉडल जस्ट लाइक अ कार्ड, कार्ड का हेडर होता है, कार्ड का फुटर होता है, कार्ड का बॉडी होता है। इन द सेम वे मॉडल के अंदर भी आपको मॉडल का हेडर, मॉडल का बॉडी, मॉडल का फुटर, तीनों चीज़ें मिलेंगी। बटन के ऊपर बस आपने जो क्लास लगानी वो है, सॉरी एट्रीब्यूट लगाना है, डेटा बी एस डिसमिस मॉडल। और इस तरह से जो हमारा क्लोज का आइकन जो हम देख रहे हैं उसमें भी आपको डेटा बी एस डिसमिस में मॉडल लगाना है, तो आपका मॉडल जो है वो क्लोजेबल बन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये किसी इफेक्ट के साथ दिखाई दे, तो जो मेन हमारा कंटेनर है उस पर आपको क्या लिखना है, मॉडल फेड। सो अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ एनिमेशन के साथ आता है, जहाँ पहले जर्क के साथ था और थोड़ा एनिमेशन के साथ आपको मिलेगा। बंद करेंगे तो वो भी थोड़ा डिसमिस होकर बंद होगा इस तरह से। इसी तरह से मॉडल के अंदर आते हैं डिफरेंट साइजेस। तो बूटस्ट्रैप में जितने भी मैक्सिमम कंपोनेंट है सभी के अंदर में साइज का ऑप्शन मिलता है। हाँ जी, तो जैसे कि अगर आपको मॉडल स्मॉल साइज़ का क्रिएट करना है तो आप लिखेंगे क्लास मॉडल एस एम। अगर आपको लार्ज साइज़ का प्रोड्यूस करना है तो मॉडल एल जी, और बड़ा करना है तो एक्सेल। इस तरह से हमारे पास 3 डिफरेंट साइजेस मिलेंगे। तो ये है अपना मॉडल एस एम। तो आपको मॉडल का साइज़ कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आपको थोड़ा सा और लार्ज करना है तब आप यहाँ से ये बना सकते हो। जो हम लोग अभी डिफ़ॉल्ट देख रहे थे वो था आपका मीडियम, यानी कि डिफ़ॉल्ट साइज़ को हमें मिलता है। इसी तरह से अगर आपको और बड़ा साइज़ प्रोड्यूस करना है तो अब आप यहाँ से इसको एक्सेल पर भी बना सकते हैं। और मॉडल फुल स्क्रीन भी आता है, तो आपको एक मॉडल फुल स्क्रीन की क्लास मिलेगी, ये आपने यहाँ पर पॉइंट करना है और ये मॉडल आप पूरे पेज के हिसाब से मिलेगा। ये रिस्पॉन्सिव, यानी कि जैसा पेज उतने साइज़ का मॉडल। सो रेस्पॉन्सिव फुल स्क्रीन मॉडल्स की हम लोग बात करेंगे कि भाई पर्टिकुलर साइज़ पर जाके फुल स्क्रीन हो जाए, अदरवाइज वो अपने नेचुरल साइज़ में रहे। So you can also control when the model should be in full screen with the model dash full screen, आगे SL, MD, LG, XL, XXL जो भी क्लास आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास का नेम क्या है, मॉडल फुल स्क्रीन स्मॉल पर डाउन। अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पर और क्लिक करते हैं तो ये हमें इस तरह का दिखाई दे रहा है। बट जब हम अपनी स्क्रीन को रिसाइज करेंगे ना और 576 से बिलो आप पहुँचेंगे तो ये देखिए 100% हो जाएगा, ठीक है, हो गया 100%। बिलो 576। अब आप समझ गए कि बाकी सभी क्लास का क्या मतलब, जैसे कि डाउन तो 768 से जब आप नीचे आएंगे तब ये काम करेगा। तो देखिए ये 768 अभी चल रहा है, जैसे 769 होगा ये चेंज हो जाएगा। तो अलग अलग साइजेस पर आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। फिर आती है बात सेंट्रल मॉडल की। बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल हमारा टॉप में आता है कुछ इस तरह से, ये हमारा फुल स्क्रीन वाला है। फुल स्क्रीन से हम लोग कोई दूसरा मॉडल चेक करेंगे, ये तो कहाँ पर है, टॉप में। हम चाहते हैं वर्टिकली मिडिल में आए, जैसे फ्लिपकार्ट का बिल्कुल सेंटर में आता है। तो यहाँ पर आपको एक क्लास
ऐड करनी है मॉडल डायलॉग सेंटर्ड, और अब जब आपका मॉडल ओपन होगा तो वर्टिकली मिडिल में होगा। इसी तरह से स्क्रॉलिंग मॉडल अगर आपको बनाना है, व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट इनसाइड द मॉडल और स्क्रॉल बार इज एडेड टू द पेज, तो यहाँ से हम लिखेंगे मॉडल डायलॉग और यहाँ करेंगे क्लिक। अब आप देखेंगे इसमें तो एक तो क्या पेज में स्क्रॉलिंग आ रही है, हम मॉडल के अंदर भी स्क्रॉलिंग लेके आ सकते हैं, वो भी पॉसिबल होता है। तो आप क्या लिखेंगे मॉडल डायलॉग और ये क्लास लगाने के बाद अब जब मॉडल खुलेगा तो मॉडल के अंदर स्क्रॉलिंग, ठीक है, इस तरह से। तो ये है आपका मॉडल जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। क्यों लगाते हैं मॉडल को? ताकि यूज़र के जो क्लिक्स पर पेजेस ओपन होते हैं वो कम से कम हो। यूज़र एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक यूज़र को बहुत ज़्यादा पेजेस पर ना जाना पड़े, कम से कम पेज पर एक ही स्क्रीन में रह के जितने काम वो कर सकता है उससे बढ़िया एक्सपीरियंस कोई नहीं। तो इसीलिए मॉडल का इजाद हुआ, लेकिन जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तब इसका मिसयूज़ होना स्टार्ट हुआ। तो डेवलपर्स को क्या बोला जाता था कि भाई मॉडल खुलेगा और वो स्क्रीन पर तब तक रहेगा जब तक यूज़र वो रिक्वायरमेंट पूरी ना कर दे। एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर क्लोज़ का बटन देख रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको क्लोज़ के बटन से यहाँ से बंद कर सकते हैं इस तरह से। अब पहले के टाइम में मॉडल क्या होता था कि जैसे कोई वेबसाइट पर आया, मॉडल हमने खोल दिया, पहले अपना नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर देके जाओ, तभी नीचे स्क्रॉल होगा, क्योंकि नीचे कुछ स्क्रॉल होगा नहीं। तो इस तरह का चला कल्चर बीच में, लेकिन बाद में UI UX के टेक्नोलॉजी अपडेट हुई और ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि अब से कोई भी मॉडल पेज के खुलने पर अगर डाल रहा है तो वो डिसमिसेबल होना चाहिए, यानी कि यूज़र चाहे तो बंद कर पाए, यानी कि वो स्क्रीन पर आके लॉक हो गया, तो वो गलत है एंड यूज़र के। और ऐसी केस में जितनी वेबसाइट्स बनी उनका जो एक्सपीरियंस है, विजिटर्स धीरे धीरे कम होते चलेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ में कन्विंस नहीं होगे तब तक आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल कैसे दे दोगे, है ना। तो इस चीज़ का मैं थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, साइन इन साइन अप जैसी चीज़ें कराने के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। तो ये था आपका मॉडल। मॉडल के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है टूल टिप। ये हम लोगों ने अपना बनाना सीखा है मैनुअली भी, तो आप यहाँ पर आएंगे टूल टिप के लिए। टूल टिप क्या होता है, जैसे हम लोग रीलोड के ऊपर लिखा था रीलोड दिस पेज काइंड ऑफ, इस तरह का कुछ अगर आप CSS से बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। द टूल टिप component is a small pop-up box that appears when the user moves the mouse pointer over an element. इसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, डेटा बूटस्ट्रैप टॉगल टूल टिप। टू क्रिएट अ टूल टिप, ऐड द डेटा BS टॉगल टूल टिप एट्रीब्यूट टू एन एलिमेंट एंड यूज़ द टाइटल एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई दैट द टेक्स्ट दैट शुड बी डिस्प्लेड इनसाइड द टूल टिप। तो हमारे पास एक बटन अवेलेबल है, टाइप है बटन, क्लास है बटन प्राइमरी, डेटा BS टॉगल टूल टिप और टाइटल हमने लिखा है यहाँ पर हुर्रे फॉर एग्जाम्पल। जब आप बटन को माउस ओवर करेंगे तो ये मैसेज आपको टाइटल के अंदर जो मेंशन है वो डिस्प्ले होगा। सो टूल टिप्स मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद जावास्क्रिप्ट टू वर्क, यानी कि इसके लिए आपको पॉप ओवर जो क्लास होती है, पॉप ओवर जो जावास्क्रिप्ट है वो रिक्वायर्ड होती है। अगर हम लोग यहाँ हैं तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे एक होता है बंडल, बंडल के अंदर दोनों तरह की जावास्क्रिप्ट्स हैं। एक होता है पॉपर, पॉपर वाली जो जावास्क्रिप्ट है आपको ध्यान रखना है कि पॉपर की हेल्प से ही आपके ड्रॉप डाउन खुलते हैं और पॉपर की हेल्प से आपके ये पॉप ओवर और टूल टिप्स काम करते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग इस तरह से दो पार्ट में अलग अलग लगा रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट को, तो ध्यान रखना अगर आपने एक को मिस किया, ठीक है, तो आपका ड्रॉप डाउन नहीं चलेगा, आपका ये टूल टिप काम नहीं करेगा, आपका पॉप ओवर काम नहीं करेगा। बंडल में दोनों चीज़ें क्लब होती हैं, लेकिन बंडल हम लोग हर जगह इसलिए नहीं चलाते क्योंकि हो सकता है आपकी पूरी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के अंदर टूल टिप, पॉप ओवर, ड्रॉप डाउन को भी काम ही ना हो, तो अननेसेसरी जावास्क्रिप्ट आपके पेज को हैवी नहीं करेगी, समझ गए। सो यहाँ पर हमें कस्टम कोड लिखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट वेरिएबल हमने यहाँ पर डिफाइन किया एक टूल टिप ट्रिगर लिस्ट, और यहाँ पर पेज में जितने भी हम लोग बनाएंगे अपने टूल टिप्स, तो यहाँ पर क्या लगा, डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, तो जितनी भी जगह पर डेटा BS टॉगल की क्लास होगी, ये लगी एट्रीब्यूट, तो ये सभी को टारगेट करेगा खुद से। एक बार लिख दिया काम खत्म, आप पेज में जितनी बार भी यूज़ करते रहो। तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे, माउस गया,
तो ये हमें टूल टिप डिस्प्ले हो रहा है। अब आप इसकी डायरेक्शन वगैरह अगर चेंज करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर एक और नया एट्रीब्यूट ऐड करना है, डेटा बी एस प्लेसमेंट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट टॉप आएगा। तो ये था हमारा टूल टिप। टूल टिप के बाद आता है पॉप ओवर। पॉप ओवर माउस ओवर पर भी चला सकते हैं और क्लिक पर भी चला सकते हैं। तो द पॉप ओवर component is similar to tooltips. It is a pop-up box that appears when the user clicks on an element. The difference is that the pop over can contain much more content, क्योंकि पॉप ओवर में लोग हेडर, फुटर, बॉडी सब डिज़ाइन कर सकते हैं। So how to create a pop over? To create a pop over, add the data bs toggle pop over attribute to an element. So use the title attribute to specify the header text of the pop over, and use the data bs content attribute to specify the text that should be displayed inside the pop over body. So ये बिल्कुल बटन की उसी की तरह है जैसे हम लोगों ने टूल टिप देखा, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डेटा bs टॉगल में पॉप ओवर लिखना है, पहले था टूल टिप। यहाँ पर टाइटल में जहाँ पहले हुर्रे लिखा था वहाँ पर क्या पॉप ओवर हेडर, और डेटा bs कंटेंट ये आपका एडिशनल इसमें एट्रीब्यूट मिलेगा जिसमें आप मल्टीलाइन टेक्स्ट अपना लिख सकते हो। सो अगेन पॉप ओवर मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद जावास्क्रिप्ट 2 वर्ड। द फॉलोइंग कोड विल इनेबल ऑल टूल टिप्स द डॉक्यूमेंट। और अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे पॉप ओवर का हेडर एंड पॉप ओवर का बॉडी कंटेंट, दोनों चीज़ें आप यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपको मिलेगा पोजिशनिंग। सो बाय डिफॉल्ट द पॉप ओवर विल अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द एलिमेंट। टूल टिप आपको टॉप में आता है बाय डिफॉल्ट। यूज द डेटा bs प्लेसमेंट एट्रीब्यूट टू सेट द पोजिशन ऑफ द पॉप ओवर ऑन टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द एलिमेंट। तो आप यहाँ पर डेटा bs प्लेसमेंट यूज़ करेंगे, और अभी आप यहाँ पर नोटिस करेंगे ये टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। इस तरह से आप अलग अलग डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। The placement attributes do not work as you expect if it is enough room of them. For example, if you use the top placement at the top of a page where it is no room for it, it will instead display the pop over below the element on the right wherever it is room for it. इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप यहाँ पर अपना ये यूज़ कर रहे हैं इस तरह से, हम पेज को छोटा कर देते हैं पेज को। हमने टॉप पर क्लिक किया, टॉप में स्पेस है यानी कि रूम अवेलेबल है, इसलिए ऊपर खुल पा रहा है। बट क्या हो गया, जैसे ही ऊपर जगह कम हुई तो राइट में चला गया, ठीक है। तो ये था इस स्टेटमेंट का मतलब। बात करते हैं क्लोजिंग पॉप ओवर। बाय डिफॉल्ट द पॉप ओवर इज क्लोज्ड व्हेन यू क्लिक ऑन द एलिमेंट अगेन। हाउएवर you can use the data bs trigger focus attribute which will close the pop over when clicking outside the element. So अभी हमारा ये जो पॉप ओवर खुला है ये इसी पर क्लिक करके ऑन होगा, इसी पे क्लिक करके ऑफ होगा। हम चाहते हैं पेज में कहीं पर भी क्लिक कर दें बंद हो जाए आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट। तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना है डेटा bs ट्रिगर में फोकस। अभी आप क्लिक करें और कहीं भी क्लिक कर लीजिए, पेज में उसके बाद डिसमिस हो जाएगा। फिर है होवरेबल पॉप ओवर। सो इफ़ यू वांट द पॉप ओवर टू बी डिस्प्लेड व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर ओवर द एलिमेंट, यूज द डेटा bs ट्रिगर एट्रीब्यूट विद अ वैल्यू ऑफ होवर। तो आप यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे डेटा bs ट्रिगर। अभी क्या होगा, माउस जाने पर ये अपीयर हो रहा है। तो सबसे पहले था क्लिक, ठीक है, लेकिन क्लिक के केस में आपने नोटिस किया होगा कि क्लिक करने पर ही बंद हो रहा था वापस से। फिर हमने देखा आउटसाइड वाला, और ये आपका माउस ओवर वाला एग्जांपल। हेलो, नेक्स्ट आता है आपका टोस्ट। टोस्ट क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। एग्जांपल के लिए आप लोग जीमेल में हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टोस्ट, ठीक है। तो अब एंगुलर
क्योंकि बूटस्ट्रैप जो बना है वो मटेरियल से डिज़ाइन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर स्नैक बार, ठीक है, बट एक्चुअल में बूटस्ट्रैप में इसको बोला जाता है सेम चीज़ को टोस्ट। तो ये कैसे काम करेगा, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आप पेज पर कुछ करते हैं तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन नहीं जाता, ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड, या फिर कोई नोटिफिकेशन आपको अपीयर होता है, तो वो सब चीज़ें टोस्ट में काउंट होती हैं। तो द टोस्ट कंपोनेंट इज लाइक एन अलर्ट बॉक्स दैट इज ओनली शोन फॉर अ कपल ऑफ सेकेंड्स व्हेन समथिंग हैपन्स। एग्जाम्पल, व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन अ बटन, सबमिट अ फॉर्म एट्सेट्रा, ठीक है, तब आपको टोस्ट दिखाई देगा। So how to create a toast? To create a toast, use the toast class and add a toast header and a toast body inside of it. So toast are hidden by default. Use the dot show class. If you want to display it or to close it, use a button element and add a data bs dismiss toast attribute. तो ये है हमारा मेन कंटेनर टोस्ट बनाने के लिए, जिसमें टोस्ट की क्लास है। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले उसके लिए हमने शो का यूज़ किया हुआ है। इसके अंदर हम लोगों ने हेडर बनाया जिसका नाम है टोस्ट हेडर। हेडर का मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी में क्लोज का बटन अपना अवेलेबल है जिस पर क्लास है बटन क्लोज, और डेटा बीएस डिसमिस में टोस्ट हमने कॉल किया हुआ है। ये है बॉडी जिस पर आपका कुछ मैसेज लिखा हुआ आएगा। तो जब हम लोग इसको यहाँ ओपन करेंगे तो इस तरह से एलिवेटेड होकर ड्रॉप शेडो के साथ आपको डिस्प्ले होगा। क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट ओपन करना है हमें किसी टोस्ट को, तो ट्रिगर कैसे होगा, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट ऐड करना है। टू शो अ टोस्ट विद अ क्लिक ऑफ अ बटन यू मस्ट इनिशियलाइज इट विद जावास्क्रिप्ट। सो सेलेक्ट द स्पेसिफाइड एलिमेंट एंड कॉल द टोस्ट मेथड। सो द फॉलोइंग कोड विल शो ऑल टोस्ट इन द डॉक्यूमेंट व्हेन यू क्लिक ऑन अ बटन। तो ये हमारा कोड है जावास्क्रिप्ट का। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और आपका टोस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसको आप पोजीशन दे सकते हो कि ये दिखेगा कहाँ, तो पोजीशन राइट बॉटम अगर आप डाल देंगे तो बूटस्ट्रैप में जब हम लोग यूटिलिटी पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, तो ये आप पोजीशन इसकी बदल सकते हो। तो जीमेल दिखाता है यहाँ पर नीचे। जब भी आप कोई मेल डिलीट करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक मेल हमारे पास है, मैंने इसको डिलीट किया, तो देखो लिखा है कन्वर्सेशन मूव टू ट्रैश, अंडू कर देंगे तो वापस आ जाएगा। देखो फिर से टोस्ट आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन स्क्रॉल स्पाई। स्क्रॉल स्पाई के लिए हमें इसको डायरेक्ट चलाना पड़ेगा क्योंकि इसमें बॉडी टैग हमने यूज़ किया हुआ है। सो रिवील इन द फाइल एक्सप्लोरर स्क्रॉल स्पाई, अब ठीक काम करेगा। सो इसको मैं पहले लाइव दिखा देता हूँ क्या होता है। जैसे जोमेटो की वेबसाइट पर आइए, एंटर करेंगे हम लोग यहाँ पर ऑर्डर ऑनलाइन, और हम यहाँ पर कहीं से लाइक मैकडी से कुछ ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप कुछ देख रहे हैं मेन्यूज़ अवेलेबल है, तो मैं क्लिक करके डायरेक्ट उस पर्टिकुलर आइटम पे जा सकता हूँ। या फिर अगर मैं देखूँ यहाँ पर ध्यान, जैसे आप पेज को स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप, तो देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में आपका मेन्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, उसी के हिसाब से चेंज हो रहा है ना खुद से। दिस इज कॉल्ड स्क्रॉल स्पाई, ठीक है। तो या तो आप क्लिक करके चलाएं या फिर आप स्क्रॉल करके चलाएं, आपका लिंक भी उसी के साथ साथ चेंज होगा। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिए, बॉडी में हमने लिखा है डेटा बीएस स्पाई में स्क्रॉल, डेटा बीएस टारगेट में नैप बार एंड डेटा बीएस ऑफसेट 50, तो 50 का गैप, ठीक है। तो चलिए इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पर तो हमारे पास जैसे 3 सेक्शन है, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमारे पेज में ज़्यादा स्क्रॉलिंग नहीं है तो हम पेज की हाइट को कम करेंगे और विड्थ को फुल रखते हैं इस तरह से। तो नैप बार को हमने क्या किया, फिक्स। तो अगर आप सेक्शन 2 पर क्लिक करें, देखिए 2 आ गया, 3 पर क्लिक करेंगे 3 आ जाएगा। देखो वो एक्टिव भी हो रहा है। अगर मैं माउस से स्क्रॉल करूँ, देखो 1 एक्टिव हुआ, 2 एक्टिव हुआ, 3 एक्टिव हुआ। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसको दोनों ही आप बना सकते हो, ठीक है। इसको ज़रा समझ लीजिए। So data BS spy scroll to the element that should be used as the scrollable area. Often this is the body element. Then add the data BS target attribute with a value of the ID or the class name of the navigation, which is navbar. This is to make sure that the navbar is connected with the scrollable
एरिया. Note that scrollable elements must match the ID of the link inside the navbar list items. So जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया div id section 1, तो हमने href में section 1 को लिखा हुआ है. तो आप लोगों को मैंने बहुत पहले की क्लास अगर आप याद करोगे तो आपको मैंने सिखाया था एंकर लिंकिंग. एंकर लिंकिंग जो है ये वही सेम चीज़ है, बस यहाँ के डिफरेंस क्या आ रहा है, वहाँ पर आपका झटके से चेंज होता था मैटर, यहाँ बूटस्ट्रैप में वनीला एडिट है तो वो एनिमेट होकर चेंज हो रहा है. बाकी ये चीज़ वही है. अगर आप देखोगे हमने डिव को क्या दिया, आईडी. वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, एचआरईएफ में हैश आईडी का नेम लिख दिया करते थे और हमारा एंकर लिंकिंग काम करता था. तो सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ देख रहे हैं. नेक्स्ट है द ऑप्शनल डेटा वीएस ऑफसेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ पिक्सल टू ऑफसेट फ्रॉम टॉप व्हेन कैलकुलेटिंग द पोजीशन ऑफ स्क्रॉल. This is useful when you feel that the link inside the navbar changes the active state too soon or too early when jumping to the scrollable elements. By default ये 10 पिक्सल पर होता है. तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं वो सब यहाँ मेंशन है. ये हमारा मेन बॉडी के ऊपर है. बॉडी के अंदर हम लोगों ने अपना एक नैवबार बनाया है जिसको हमने क्लास क्या दी हुई, फिक्स फ्रॉम टॉप नैवबार डार्क. ठीक है, तो ये आपको डार्क मोड में इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है इस तरह से. और माउस से अगर हम लोग स्क्रॉल करते थे नैवबार टॉप में लॉक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या लिखा है, फिक्स टॉप. इसके बाद हमने उसके नैब के अंदर बनाया यूएल जिसमें हमने 3 एलआई अपने डिफाइन किए, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. सेक्शन 1 को हमने यहाँ पर एचआरईएफ में आईडी दे दिया इस तरह से, और नीचे हमने यहाँ पर 3 सेक्शन बनाए 1, 2, 3 और उसको पर्टिकुलर को आईडी दिया हुआ है. बस जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर आप देखेंगे आपकी स्टेज जो है वो चेंज होगी इस तरह से. ठीक है, तो 2 ऑलरेडी सामने इसलिए 2 आपको दिखेगा नहीं, सीधे वो 3 पर दिखाई देता है. बट अगर मैं इसकी हाइट को कम कर दूं, अभी आप नोटिस करेंगे ये 2 है, ये 3 है और ये 1 है. तो ये हमारे वाले एग्जांपल से डिफरेंट कैसे हो गया, जब हमने बनाना सीखा था तो हम लोग लिंक को मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट करते थे. यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ रहा है आपको. ये एक और डिफरेंस है इसके अंदर. तो इसका डिटेल एग्जांपल आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल साइट पर आएंगे और यहाँ पर आप फाइंड करेंगे लेफ्ट में स्क्रॉल स्पाई, और जो अभी हम लोगों ने बना के देखा है, देखो अभी हम लोग पेज को अगर स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर देखो उसी के अकॉर्डिंग मैटर चेंज हो रहा है. अगर मैं ड्रॉप डाउन ओपन कर दूँ तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर भी वो चेंज कर रहा है इस चीज़ को. इसी तरह से ये होता है वर्टिकल स्क्रॉल स्पाई जो हमने भी जोमेटो के अंदर देखा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो रिक्वायर्स रिलेटिव पोजिशनिंग. द एलिमेंट विद डेटा BS spy scroll requires the CSS position property with a value of relative to work properly. ठीक है, तो वो आपको अपने बॉडी के ऊपर लगाना है तभी ये काम करता है सही से. तो नेक्स्ट पर आते हैं, ऑफ कैनवस. ऑफ कैनवस क्या आता है इसको भी ज़रा समझ लेते हैं. पहले फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करेंगे अपना और यहाँ से हम इसका मोबाइल मोड एक्टिवेट कर लेते हैं. राइट, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको लोड होने में. और यहाँ लेफ्ट साइड में लोग देखेंगे कि बर्गर आइकन हमें दिखाई दे रहा है. हम क्लिक करते हैं इसको तो कुछ ओपन हुआ साइड बार. दिस इज कॉल्ड ऑफ कैनवस. तो चलिए यहाँ देखेंगे. तो ऑफ कैनवस के केस में क्या है, जैसे हमने मॉडल चलाना सीखा था वैसे ऑफ कैनवस में भी हमें एक ट्रिगर की ज़रूरत है जिससे कि वो एक्टिवेट होगा. ठीक है, तो बटन है हमारे पास और डेटा वीएस टॉगल में हमने क्या डाला हुआ है, ऑफ कैनवस. टारगेट क्या है, डेमो आईडी. डेमो आईडी किसकी है, ऊपर लिखा है डेमो. इसके बाद इसके ऊपर जो भी मैसेज आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं. हमारे पास डिव कंटेनर है, डिव के अंदर आप जो मर्जी करें. ठीक है, हमने यहाँ पर ऑफ कैनवस स्टार्ट मतलब लेफ्ट से खुलेगा. ठीक है, और आईडी क्या है, डेमो. आप जब इसको विजिट करेंगे ट्रिगर दबाएंगे तो देखिए आपका ऑफ कैनवस लेफ्ट साइड से ओपन हो रहा है. अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं राइट से, टॉप से, बॉटम से, तो राइट से करने के लिए लिखना है एंड. टॉप के लिए आपको टॉप लिखना है, बॉटम के लिए आपको बॉटम डिफाइन करना है. ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा समझते हैं. द ऑफ कैनवस क्लास क्रिएट्स द ऑफ कैनवस साइड बार. ठीक है, इस क्लास से क्या बनेगा, साइड बार क्रिएट होगा हमारा. अब वो साइड कोई भी हो, टॉप हो, बॉटम हो, लेफ्ट हो या राइट हो. इसके बाद है ऑफ कैनवस स्टार्ट. ये डिसाइड करेगा पोजीशन. क्लास पोजीशंस the off canvas and make it 400 pixels wide. See examples below for more positioning classes जो हमने यहाँ पर डिफाइन किए हुए नीचे वो देखना. फिर क्या है ऑफ कैनवस टाइटल. ये क्या है, कंटेनर है. यानी कि जब मेरा ऑफ कैनवस ट्रिगर होगा
तो यहाँ पर आप देखेंगे उसका ऊपर आपको एक अलग से ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑफ कैनवस हेडर, जिसके अंदर हमारा क्लोज का बटन भी है। फिर ऑफ कैनवस बॉडी, जिसमें आप यहाँ पर ये बटन वगैरह और टेक्स्ट वगैरह देख रहे हैं लिखा हुआ। तो दी टू ओपन दी ऑफ कैनवस साइड बार यू मस्ट यूज अ बटन और एन ए एलिमेंट, यानी कि एंकर पर भी हम लोग चला सकते हैं, बटन से भी हम लोग चला सकते हैं, एलिमेंट दैट पॉइंट्स टू द आईडी ऑफ द ऑफ कैनवस कंटेनर डेमो इन आर एग्जांपल। टू ओपन द ऑफ कैनवस साइड बार विद एन ए एलिमेंट यू कैन पॉइंट द डेमो विद द href एट्रीब्यूट इंस्टेड ऑफ डेटाबेस टारगेट। तो डेटाबेस टारगेट जो चलता है वो चलता है बटन टैग के ऊपर, ठीक है। अगर आप इसको ए टैग के ऊपर चलाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ए टैग के अंदर अपनी आईडी का नेम लिख दीजिएगा href के अंदर, तो ये ट्रिगर हो जाएगा। बात करते हैं ऑफ कैनवस के पोजीशन की, तो इसमें पोजीशन आती है स्टार्ट, एंड, टॉप एंड बॉटम। टू पोजीशन दी ऑफ कैनवस टू दी लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम, सो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे और इसको क्लिक करेंगे, देखिए इसका डायरेक्शन क्या हो गया, राइट, यानी कि एंड। इसी तरह से हम इसको टॉप से ओपन करना चाह रहे हैं, आप क्लिक करेंगे यहाँ से, तो टॉप वाला ऑफ कैनवस हो गया। इसी तरह से आप इसको बॉटम से ओपन करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए बॉटम वाला ऑफ कैनवस हो गया। तो जैसे कि अरीना हाइफन मल्टीमीडिया, हम यहाँ पर आते हैं, क्लिक करेंगे, कैंपस में एंटर करेंगे, कोर्सेज पर आते हैं, तो ये देखिए ये टॉप वाला ऑफ कैनवस है, ठीक है, जो क्लिक पर ओपन हो जाता है। ये तो स्क्रॉल्स वैसे बंद करिए। तो ये होगी हमारी डायरेक्शन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिस्पॉन्सिव ऑफ कैनवस की, ठीक है। यू कैन ऑल्सो कंट्रोल व्हेन यू वांट टू हाइड और शो दी ऑफ कैनवस मेन्यू ऑन डिफरेंट स्क्रीन विड्थ्स लाइक ऑफ कैनवस SM, MD, LG, XL एंड XXL क्लासेस। तो आप इसमें लिख सकते हैं अपनी क्लास, ठीक है। तो हम यहाँ से आएंगे, तो क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर कि भाई रिसाइज दी ब्राउजर विंडो टू सी दी रिजल्ट। अब जैसे आपने नोटिस किया फ्लिपकार्ट को जब हमने रिसाइज किया तो बर्गर आइकन आया, ठीक है, और उस पर जब ट्रिगर किया तो हमारा ऑफ कैनवस एक्सेस हुआ। इन द सेम वे अगर हम लोग अपने पेज को रिसाइज करें यहाँ पर, तो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन मैच करते आपका क्या हुआ, ये बटन आ गया, हमने क्लिक किया, देखो ऑफ कैनवस एक्सेस हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से किया जा सकता है पर्टिकुलर साइज के ऊपर। बात करते हैं डार्क ऑफ कैनवस मेन्यू की, तो आपको यहाँ पर एक क्लास ऐड करनी है, ठीक है, जिससे आपका डार्क वाला ऑफ कैनवस ओपन हो जाएगा। सो यूज द टेक्स्ट विद डार्क क्लास टू क्रिएट अ डार्क ऑफ कैनवस मेन्यू। वी हैव ऑल्सो एडिड बटन क्लोज वाइट class to button close to create a white close button that look nice with the dark background. So click here, तो ये देखिए आपका, यानी कि होता है ना डार्क थीम, लाइट थीम, तो उसके हिसाब से भी आप अपना बना सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ऑफ कैनवस। ऑफ कैनवस के बाद आपकी बूटस्ट्रैप में आती हैं प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटीज़, और ये बड़े काम की चीज़ है। सो जैसे कि आपको कहीं पर बॉर्डर लगाना है या किसी एलिमेंट से बॉर्डर को हटाना है, तो अगर आप बॉर्डर लिखते हैं तो बॉर्डर आपका चारों साइड से आएगा। अगर आप लिखते हैं बॉर्डर 0 तो बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। आपने लिखा बॉर्डर टॉप से 0 तो टॉप का 0 होगा, बाकी तीनों साइड से बॉर्डर रिमेनिंग रहेगा। बॉर्डर आप लिखते हैं एंड से 0 तो राइट हैंड साइड का बॉर्डर रिमूव होगा, बाकी 3 साइड से होगा। तो आप यहाँ से ये समझ आए, जिसका नाम लिखा है 0 उसको छोड़ के बाकी सारे बॉर्डर रहेंगे, ठीक है। बॉर्डर 0 से सभी बॉर्डर रिमूव होंगे, बॉर्डर लिखने से बॉर्डर ऐड होगा। इसी तरह से बॉर्डर टॉप एंड राइट बॉटम, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं स्टार्ट एंड, तो पर्टिकुलर साइड से बॉर्डर आएगा, बाकी 3 साइड्स ब्लैंक रहेंगी आपकी। तो चलिए ये देख सकते हैं, तो ये क्या है बॉर्डर, तो बॉर्डर क्या हुआ, चारों साइड से ऐड हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या देख रहे हैं हम लोग, बॉर्डर 0 तो सेकेंड एलिमेंट से बॉर्डर मिसिंग है। थर्ड हम लोग क्या देख रहे हैं, बॉर्डर टॉप से, तो आप देखेंगे ये आपका टॉप से मिसिंग, बाकी 3 साइड से अवेलेबल है। ये राइट से यहाँ से डिसेबल है, ये बॉटम से डिसेबल है, ये लेफ्ट से डिसेबल है। इसी तरह से ये बॉर्डर टॉप है, ये राइट है, ये बॉटम है, ये लेफ्ट है। तो लेफ्ट को बोलते हैं स्टार्ट, बॉटम के लिए बॉटम, राइट के लिए एंड होता है, टॉप के लिए टॉप रहेगा आपका, ठीक है। लेफ्ट राइट नहीं होता, लेफ्ट को स्टार्ट, राइट को एंड बोलते हैं। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी आप कहती है बॉर्डर में थिकनेस, तो आप 1 2 3 4 5 के हिसाब से अपनी बॉर्डर की थिकनेस को भी चेंज कर सकते हो,
ये डिफ़ॉल्ट है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आता है बॉर्डर में कलर। तो बॉर्डर प्राइमरी सेकेंडरी जो आपने कॉन्टेक्चुअल पढ़ रखा है, सेम आपके बॉर्डर यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे। इसके बाद बॉर्डर का रेडियस, तो आप यहाँ पर लिखते हैं अगर राउंडेड तो चारों कॉर्नर आपको राउंड दिखाई देंगे। आप यहाँ पर सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें लिखा है राउंडेड टॉप, तो सिर्फ टॉप से राउंड होगा। राउंडेड एंड तो सिर्फ एंड से राउंडेड मिलेगा। राउंडेड बॉटम तो सिर्फ बॉटम से राउंडेड मिलेगा। राउंडेड स्टार्ट तो सिर्फ स्टार्ट से आपको मिलेगा। चारों साइड से आप इसको राउंड करना चाहते हैं तब आप यहाँ से यूज़ करेंगे राउंडेड सर्कल। ध्यान रखना कि 1:1 का रेशियो रिक्वायर्ड होता है अगर आप ये अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो, क्योंकि ये हमने लास्ट क्लास में राउंडेड सर्कल जो है वो इमेज के ऊपर भी ट्राई किया था। फिर आता है राउंडेड पिल। तो जैसे आपको बर्गर वाला टेम्पलेट याद होगा तो उसमें फॉर्म फील्ड था जो कि पिल फॉर्म में था, है ना। तो उस केस में आपको इसकी रिक्वायरमेंट आती है जी। उसके अंदर जो ऑर्डर नाउ के बटन थे, ठीक है, वो राउंड इस तरह से थे आपके, तो इसके लिए यूज़ करेंगे राउंडेड पिल। फिर इसके बाद आप राउंडनेस की डेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5। अगर किसी में है तो उसका 0 कर सकते हो, और किसी में नहीं है तो 1 2 3 4 5 से अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लॉट एंड क्लियर फिक्स। फ्लॉट एन एलिमेंट टू द राइट विद द फ्लॉट एंड क्लास और टू द लेफ्ट विद द फ्लॉट स्टार्ट एंड क्लियर फ्लॉट्स विद द डॉट क्लियर फिक्स क्लास। तो हम लोग यहाँ पर एक डिव बना रहे हैं जिस पर क्लास है क्लियर फिक्स, और उसके अंदर हमारे दो डिव हैं, सॉरी स्पैन है, जो लेफ्ट राइट में आपके अवेलेबल है। तो ये लेफ्ट में है और ये राइट में। तो हमने इमेज के ऊपर एग्जांपल लास्ट क्लास में आपको दिखाया था, फ्लॉट स्टार्ट फ्लॉट एंड, तो आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। Responsive float. So float an element to the left or to the right depending on screen width with the responsive float classes। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर फ्लॉट अपना साइज जो भी आप रखना चाहते हैं, और यहाँ से स्टार्ट या एंड जो भी आपको रखना है। वेयर इज SM यानी कि स्मॉल, अगर आपका 576 है या उससे ज़्यादा है, MD 768 या उससे ज़्यादा, 992 या उससे ज़्यादा, 1200 या उससे ज़्यादा, या फिर 1400। तो अभी क्या होगा, जब मैं यहाँ पर स्क्रीन को रिसाइज करूँगा तब आप देखना यहाँ पर क्या होगा, फ्लॉट SM स्मॉल पर क्या हो जाए, एंड हो जाए, ठीक है। एंड क्या क्या मतलब है, राइट, ठीक है। ये क्या है, मीडियम पर एंड होगा, ये लार्ज पर एंड होगा, ये एक्सेल पर एंड होगा, डबल एक्सेल पर एंड होगा, इसमें फ्लॉट नन है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लॉट राइट ऑन डबल एक्सेल स्क्रीन और वाइडर, ठीक है। अब आप जैसे जैसे स्क्रीन को आप चेंज करेंगे, ध्यान से देखिए, उसी के हिसाब से आपका फ्लॉट जो है वो चेंज होते जाएगा। लेफ्ट आ गया, ये लेफ्ट आ जाएगा, देखिए ये लास्ट वाला आपका लेफ्ट है। तो हमने क्या कंडीशन लगाई है पीछे, ध्यान से देखिए। हमने बोला फ्लॉट स्मॉल पर, ठीक है, MD पर, LG पर, एक्सेल पर, डबल एक्सेल पर। मतलब जब ये साइज़ आएगा आपका तो फ्लॉट एंड खत्म हो जाएगा इन सभी के अंदर से। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्लॉट डबल एक्सेल एंड, ठीक है, तो वो आपको एंड पर दिखाई देगा ऐसे। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, M बोले तो मार्जिन, X मतलब लेफ्ट और राइट यानी कि स्टार्ट और एंड से। तो X एक्सिस पर काम करेगा। सो सेंटर एन एलिमेंट विद दी MX ऑटो क्लास एड्स मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट ऑटो। तो हमने यहाँ पर डिप को दिया है MX ऑटो, BG वार्निंग है यहाँ पर, और उसकी विड्थ जो है डिप जो है 150 पिक्सल। विड्थ क्यों डाला है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डिप ब्लॉक होता है जो कि पूरी विड्थ को कवर करता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा अदरवाइज। तो देखिए नेक्स्ट हम विड्थ को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते, तो विड्थ की भी बनी बनाई रेडीमेड क्लासेस हैं। W25 25%, W50 50%, 75 75% आएगा, 100 आपका डिफॉल्ट होता है। फिर क्या है W ऑटो, यानी कि जितना मैटर उसके हिसाब से होगा। फिर क्या है MW यानी कि मिनिमम विड्थ 100%। तो कोई क्लास बनानी नहीं, सब पहले से बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देखो सभी के अंदर हम लोग यहाँ से रन करेंगे तो आपको अलग अलग एग्जाम्पल दिखाएंगे। इसको हम लोग यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो 25 50 ये देखो, इसका जस्ट डबल, ये इसका थर्ड दिखा देगा, ये आपको फोर्थ दिखा देगा। नेक्स्ट है हाइट। हाइट के केस में कंडीशन आती है कि आपको हाइट मेंशन करना पड़ेगा कंटेनर को, तभी काम करेगा। अदरवाइज आप लिखते रहोगे H25 50 75 काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी मेरा जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टली आपको फुल विड्थ होता है, वर्टिकली कभी हाइट नहीं लेके चलता है ना। तो इस केस में आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, स्टाइल 200 पिक्सल्स। तो यानी कि अब आपको यहाँ पर हाइट अलग अलग समझ में आएगी।
ठीक है। ऑटो हाइट जितने मैटर डालोगे हाइट बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम हाइट 100%, यानी कि आपका हर वक्त 100 आपको दिखाई देगा। इसी तरह से आता है स्पेसिंग। So Bootstrap 5 has a wide range of responsive margin and padding utility classes. They work for all breakpoints like XS means extra small below 576, SM above 576, MD above 768, LG above 992, XL 1200 above, double XL 1400 above। तो मैं जो बोल रहा हूँ सेम नंबर और उससे अबव, यानी कि 768 पर MD हो चुका है तो 769 होगा तब भी आपका वो काम करेगा, लेकिन 767 हो गया तो काम नहीं करेगा। ठीक है। सो द क्लासेस आर यूज्ड इन द फॉर्मेट प्रॉपर्टी साइड साइज फॉर एक्सेस एंड प्रॉपर्टी साइड्स ब्रेक पॉइंट साइज लाइक SM, MD, LG, XL और डबल XL। सो वेयर प्रॉपर्टी इज वन ऑफ M बोले तो मार्जिन, P बोले तो पैडिंग। तो अगर आपका कहीं भी दिखाई देता है M लाइक 5 तो मार्जिन जो है वो 5 का चारों साइड से है। अगर है MT5 तो मार्जिन सिर्फ टॉप से है, समझ गए ना। तो T मतलब टॉप, B मतलब बॉटम, S मतलब स्टार्ट, E मतलब एंड, X मतलब हॉरिजॉन्टल, Y मतलब वर्टिकल। तो इसके भी प्रीफिक्स पहले से लिख दिए गए सारे। ठीक है। और अगर ब्लैंक है तो मतलब कि चारों साइड से काम करेगा, मतलब अगर M है तो मतलब चारों साइड, Y है सॉरी P है तो मतलब चारों साइड से पैडिंग लगेगा आपका। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर साइज़ मिलेंगे कि पहले से वैल्यू डिसाइडेड है, आप इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। लोवेस्ट है 0 और अप टू कितना है 5। तो 0 सेट्स मार्जिन और पैडिंग टू 0, 1 सेट्स मार्जिन पैडिंग टू 0.25 REM। अब एक REM में कितने पिक्सल्स होते हैं 16 पिक्सल्स। हाफ कितना हो गया 8, और 8 का हाफ कितना हो गया, तो यहाँ पर मतलब कितना हो गया 0.25 मतलब 4 पिक्सल। तो ये हो गया 4, 8, 16, 24, ठीक है 48। तो 5 पर जाके आपको 48 का वो मिलता है। तो इससे ज़्यादा हम लोग गैप यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। तो क्लियर है वाला पार्ट। तो आपको देख लेना है कि भाई ये इसलिए क्लियरली मेंशन कर दिया कि आपको पता रहे। तो REM आपको यूनिट पता है पहले से, 1 REM इक्वल टू 16 पिक्सल्स होते हैं। तो 1 अगर हम लोग लिख रहे हैं तो यानी कि 4 पिक्सल का हमारा गैप मार्जिन में यूज़ कर रहे हैं पैडिंग में, वहाँ पर वो आपका काम कर जाएगा। सो जैसे कि अब आप यहाँ पर सिनेरियो समझिए, क्या लिखा है P मतलब पैडिंग, T मतलब टॉप। तो PT एक साथ आएगा डैश, जो भी आप नंबर यहाँ से लेना चाहते हैं वो लिखेंगे। इसी तरह से P5 मतलब चारों साइड से क्या है, मतलब अगर ये ब्लैंक है उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये वो क्या होगा 4 साइड से इक्वली अप्लाई होगा। इसी तरह से ये क्या है M5 मतलब कंटेनर के बाहर चारों साइड से गैप आपका अप्लाई होगा। चलो ट्राई करके देखो। देखो टॉप से पैडिंग कंटेनर के अंदर, मार्जिन कंटेनर के बाहर, समझ आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर और स्पेसिंग को ज़रा समझ लेते हैं डिटेल में, और सबके एग्जाम्पल्स भी हैं। तो देखो मार्जिन एक तो होता है कि मैंने जो डाला वो सब पर, जितने भी डिस्प्ले सब पर एक साथ अप्लाई हो जाए, या आप ये प्लान कर सकते हो कि किस डिस्प्ले पर क्या मार्जिन होगा, यानी कि अपन मार्जिन को मैनिपुलेट कर सकते हैं अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से। अब मान लो कि तुमने जैसे देखा था कि हमने बटन बनाना सीखा, बटन डिफ़ॉल्ट है, बटन LG, बटन SM है। अब LG वाला बटन क्या मोबाइल में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो उसके लिए SM की क्लास है। इन द सेम वे आप यहाँ देखोगे एक तो है इस तरह से, एक है ब्रेक डाउन के साथ, समझे। तो इसका क्या हो, मार्जिन ऑन ऑल साइड्स, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर कंट्रोल U हम लोग प्रेस कर लेते हैं। तो अगर ये क्लास कुछ इस तरह से लिखा है जैसे MT3, PT4, P5, M5, यानी कि ये बात हो रही सभी डिस्प्ले के लिए, यानी कि चाहे मोबाइल हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे डेस्कटॉप हो, कोई चेंज नहीं आएगा। आप चाहे रिस्पॉन्सिव करके भी इसको देख लें, वो उतना ही रहेगा। देख रहे हैं गैप उतना ही है चारों साइड से, यानी कि घट गया वो डिस्प्ले के हिसाब से। इसी तरह से दूसरा क्या है, मार्जिन फ्रॉम टॉप। तो आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, मतलब मार्जिन कंटेनर के बाहर चलता है ना। तो आप कंटेनर के बीच का गैप देख रहे हो, 4, 8, 16, इस तरह से 24, और ये आपका 48 पिक्सल का गैप। और मार्जिन टॉप ऑटो, यानी कि टॉप का मार्जिन ख़त्म कर देगा बिल्कुल।
अगर कहीं है तो थोड़ा बहुत। इसी तरह से हम ये देख रहे हैं रिस्पॉन्सिव मार्जिन, क्या लिखा रहा है, मार्जिन टॉप 5 ऑन एसएम स्क्रीन, लार्ज पर सभी पर इक्वल है, लेकिन जैसे जैसे आपका डिस्प्ले जिस डिवाइस को टच करेगा उसी के हिसाब से मार्जिन चेंज होता जाएगा। चलो ट्राई करेंगे। तो ये है अभी हमारा सबसे बड़ा साइज 1400 पिक्सल जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या लिखा है, मार्जिन टॉप से 5 ऑन एक्सेल स्क्रीन, ठीक है। तो ये चेंज हुआ, फिर और चलेंगे, देखो चेंज हो गया, और नीचे आते चेंज हुआ, और नीचे आइए चेंज हुआ, और सबसे लास्ट वाले पर है। तो जिस डिवाइस को आप टच करोगे उस वहीं का टॉप का जो मार्जिन है वो खत्म हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट सब पर मार्जिन टॉप से 5 है, यानी कि 48 पिक्सल। जिस डिवाइस को टच कर देंगे उस डिवाइस का मार्जिन खत्म होते जाएगा आपका, वो पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट तक ही काम करेगा, उस ब्रेक पॉइंट पर आने के बाद बंद। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, इसको ज़रा ध्यान से देखो। हमने बोला है MT यानी कि मार्जिन टॉप एक्सेल 5, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सेल पर 5 नहीं होगा, एक्सेल पर 5 का मार्जिन खत्म होगा, उल्टा चलता है, ठीक है। LG पर टॉप से 5 का मार्जिन खत्म हो जाएगा, MD पर टॉप से 5 का मार्जिन खत्म होगा, SM पर टॉप से 5 का मार्जिन रिमूव होगा। जब आप ब्रेक पॉइंट लिखते हो उस ब्रेक पॉइंट को हिट करती चीज़ बंद होगी, समझ गए। तो ये होता है रिस्पॉन्सिव। इसी तरह से मार्जिन फ्रॉम बॉटम, तो इसमें भी आपको सेम सिनेरियो मिल जाएंगे। जब आप पर्टिकुलर डिस्प्ले साइज पर पहुंचेंगे तो बॉटम का मार्जिन एलिमिनेट होते जाएगा, देखिए खत्म होते आ रहा है। तो ये चला के देख लेना। बात करते हैं हम लोग शैडो की। सो यूज दिस शैडो क्लास टू ऐड शैडो टू एन एलिमेंट। अब शैडो जिसको हम लोग बॉक्स शैडो के नाम से जानते हैं, जब हम लोग कस्टम कोड कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आपको कस्टम कोड करने की ज़रूरत नहीं है, शैडो डालना है। तो आप अगर कहीं पर ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट में है, कहाँ मिलेगा, ड्रॉप डाउन जब खोलोगे उसमें मिलेगा। हो सकता है तुम्हें कहीं पसंद ना आ रहा हो तो हटाना हो तो शैडो नन लिख देना ड्रॉप डाउन क्लास के साथ। चलिए, तो यहाँ पर क्या शैडो नन रिमूव करने के लिए P4 मतलब चारों साइड से पैडिंग, MB4 मतलब मार्जिन बॉटम से 4 एंड BG लाइट रहेगा। दूसरा क्या, शैडो स्मॉल, शैडो क्या है P4, शैडो LG, ठीक है। ये लार्ज है, ये स्मॉल है, ये डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। जहाँ पर SM लिखा है वो स्मॉल शैडो, जहाँ LG लिखा है वो लार्ज शैडो। अब आप यहाँ देखो, नो शैडो, स्मॉल शैडो, डिफ़ॉल्ट शैडो, लार्ज शैडो। तो जब हम लोग UI UX कर रहे होते हैं ना, तुम्हारा UI UX है ना सर, हाँ, तो ध्यान रखना शैडो अपनी मर्जी से नहीं डाल सकते आप फिग्मा XD के अंदर, वो बूटस्ट्रैप में पहले से लिखा गया है वही चलेगा। और हम लोग जब XD फिग्मा सीख रहे होते हैं ना, हम लोग अपना दिमाग लगा रहे होते हैं, चलो इतना फॉन्ट कर देते हैं, इतना मार्जिन ले लेते हैं, अपने घर से हम कुछ नहीं लगा सकते। कस्टम क्या होता है, आप उसके अंदर प्लेसमेंट ही तो बदल सकते हो, आप प्रिंसिपल थोड़ी ना ब्रेक कर दोगे कि भाई चलो साइन इन का बटन जो है मैं लेफ़्ट में लगा देता हूँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कुछ चीज़ें जो है यूनिवर्सल हो चुकी हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में इससे अलग कोई भी शैडो लगाओगे तो जो वेबसाइट विजिट करने वाला एंड यूज़र है वो समझ जाएगा भाई इसमें कुछ छेड़छाड़ हो रखी है डिज़ाइन के अंदर, यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल सा लग रहा है कुछ इसके अंदर। तो इसलिए मैं यूजुअल चीज़ों पे काम करना है। इसलिए आपका UI UX के अंदर आप एक बॉर्डर रेडियस भी अपने मन से नहीं लगा सकते कि मैं चलो यहाँ पर 15 कर लेता हूँ, दिया ही नहीं तो लिख कहाँ से दोगे तुम, क्योंकि लगाओगे तो वही ना जो बनेगा। और गलती ये वाली कौन करते हैं, जितने भी बच्चे डायरेक्ट XD फिग्मा ले लेते हैं अपने कोर्स के अंदर, कोडिंग नहीं लेते हैं, सब गलत बनाते हैं। और जब जॉब पे जाते हैं सारे डिज़ाइन रिजेक्ट होते हैं इस वजह से। क्योंकि हर एक चीज़ कि अगर आप वेबसाइट बूटस्ट्रैप में बनाओगे तो गेट बूटस्ट्रैप पढ़ो, अगर मटेरियल में बना रहे हो तो गेट MDL पढ़ो, मटेरियल डिज़ाइन लाइट। तो यहाँ भी एक एक चीज़ लिखी गई है, कितना कितना क्या क्या CSS मिलाना है आपने, ठीक है। इसी तरह से अगर मोबाइल ऐप बना रहे हो, मटेरियल डिज़ाइन 3 पढ़ो, इसके अंदर सब पहले से लिखा गया कि कितना स्पेसिंग होगा, कितना गैपिंग रखना है, हर एक चीज़। आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आपको क्या करना है उसके अंदर। अगर आप एक कार्ड बना रहे हैं का प्लान कर रहे हैं तो कार्ड के स्पेसिफिकेशंस जो हैं अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कितना फॉन्ट साइज होगा, कितना उसके बीच में गैप होगा, लेफ़्ट से कितना गैप होगा, टॉप से कितना गैप होगा, ठीक है। ड्रैग होगा तो किस तरह का दिखाई देगा, पास होगा, फोकस होगा, होवर होगा, हर एक चीज़, कितना फॉन्ट साइज़ होगा, सब कुछ यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा एक एक चीज़ के बारे में। तो आप एक फॉन्ट का साइज़ भी 19-20 नहीं कर सकते, जो है वही लिखना है।
क्योंकि जितने लोगों ने ऐसे चीज़ें अपने मन से बना के दी हैं रिजेक्ट ही हुई है। क्योंकि सीधी सी बात है, अब जब कोडिंग फेज़ में जाएगा तो इसका कोड भी यहीं मिलता है। ठीक है, आप यहाँ जाओगे, इसका सारा कोड जो हमें एंड्रॉयड के लिए चाहिए, फ्लटर के लिए चाहिए, iOS के लिए चाहिए, सारा कोड यहीं मिलेगा आपको। तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना होता है, सब गाइडलाइंस यहीं दी होती है पहले से। देख रहे हो एलिवेटेड कितना आएगा, फिल कितना आएगा, आउटलाइन में कैसा आएगा, तो सब डिसाइडेड है पहले से। तो जितना ड्रॉप शेडो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये यही रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं आपको शेडो का कोई कंट्रोल ही नहीं दिया गया, या तो LG है या SM है या डिफ़ॉल्ट है। आप अपना खुद का नंबर नहीं डालेंगे जाके कि शेडो इतना कर देता हूँ मैं यहाँ पर, नहीं। ठीक है, फिर आता है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइन में यूज द अलाइन क्लास टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ओनली वर्क ऑन इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन टेबल एंड टेबल सेल एलिमेंट्स। हम लोग मैनुअल कोडिंग में पढ़ चुके हैं। तो इस केस में जैसे अलाइन बेस लाइन, तो ये टेक्स्ट को बेस लाइन से अलाइन करेगा, अलाइन टॉप तो टेक्स्ट के टॉप से अलाइन करेगा। तो आप यहाँ जाके इनके अलग अलग देख सकते हो, जैसे बेस लाइन, ये बेस लाइन कोडिंग टॉप मिलेगा, ये आपको वर्टिकली मिडिल मिलेगा, ये आपको बॉटम पर मिलेगा, ये टेक्स्ट टॉप की तरफ मिलेगा, ये आपको टेक्स्ट बॉटम की तरफ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। तो बेटर तरीके से तब समझ में आते हैं जब आप कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं या कोई मैथ का नंबर लिख रहे हैं, होल स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्राइस वगैरह उस तरह का जब आप लिखेंगे तब समझ में आएगा। फिर आता है एक्सपेक्ट रेशियो। ये बेसिकली आप यहाँ पर वीडियो वगैरह के साथ ट्राई कर सकते हैं, जैसे क्रिएट रिस्पॉन्सिव वीडियो और स्लाइड शो बेस्ड ऑन द विड्थ ऑफ द पेरेंट, सो ऐड द रेशियो क्लास टुगेदर एज एंड एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ योर चॉइस। तो रेशियो में आप जो भी रेशियो रखना चाहते हैं, लाइक 1:1, 4:3, 16:9, 21:9 का रेशियो। तो यहाँ पर जो पेरेंट यानी कि कंटेनर का जो आपने मेंशन किया, उसके अंदर का चाइल्ड भी उसी के हिसाब से ट्रीट होगा। तो हमने यहाँ पर इसमें अलग अलग साइज़ के वीडियो बना दिए। तो जैसे अगर मैं स्क्रीन की विड्थ को कम कर लेता हूँ, ठीक है, तो वीडियो एकदम स्क्वायर है। क्या है रेशियो? 1:1, 4:3, विड्थ ज़्यादा होगी, हाइट कम मिलेगी। 16:9 वाइड में मिलेगा, 21:9 अल्ट्रा वाइड। ठीक है, हाइट इसके कंपैरेटिवली और भी कम हो गई हमारी वीडियो की। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेशियो। ठीक है, बात करते हैं विजिबिलिटी। तो किसी भी एलिमेंट को विजिबल करना हो, डिसेबल करना हो, वो इनविजिबल, तो आप यहाँ से विजिबल इनविजिबल क्लास का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है विजिबल, यहाँ हमने लिखा है इनविजिबल। तो आउटपुट में आप देखेंगे जिस पर विजिबल मेंशन है वो दिखाई दे रहा है, जिस पर इनविजिबल मेंशन है वो हाइड हो जाएगा बूटस्ट्रैप के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है क्लोज आइकन। कहीं पर भी अगर आपको क्लोज आइकन बनाना है, आपने क्लास लगाना है ओनली बटन क्लोज, और बटन के ऊपर आपको क्लोज का सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या है स्क्रीन रीडर। अब स्क्रीन रीडर आपको याद होगा लास्ट क्लास जब हम लोग वो अपना बना रहे थे क्राउजल, ठीक है, तो हमने वहाँ से नेक्स्ट प्रीवियस जो लिखा था वो डिलीट किया था, है ना। तो नॉर्मली हमारा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप कोई वेबसाइट बना रहे हो ऐसे लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, तो लिसनिंग एक्सपीरियंस में मेरे को स्क्रीन रीडर जो होगा वो काम करेगा। यानी कि जब वो नेक्स्ट की तरफ माउस लेके जाएगा या नेक्स्ट पर टैप करेगा तो बोला जाएगा नेक्स्ट, तो स्क्रीन रीडर बोल के बताएगा उसको उस केस में। तो जैसे यूज द विजुअली हिडन क्लास टू हाइड एन एलिमेंट ऑन ऑल डिवाइसेस एक्सेप्ट स्क्रीन रीडर। सो हमने यहाँ पर डिफाइन किया स्पैन क्लास विजुअली हिडन, तो यानी कि स्क्रीन पर ये दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन अगर स्क्रीन रीडर इंस्टॉल होगा ऐसे पर्सन के लिए जो फिजिकली चैलेंज है, देख नहीं सकता है, तो वहाँ पर ये इसके अंदर जो भी मैसेज लिखा हो वो बोल के बताया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है स्क्रीन रीडर आपका। ठीक है, तो स्क्रीन रीडर के लिए जैसे कि गवर्नमेंट साइट्स जितनी भी बनी होती हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट पर आ जाइए, तो ऐसे एस्टिमेट के अंदर मैंने आपको बहुत सारे नंबर ऑफ टैग्स बताए थे जो स्क्रीन रीडर में काम कर, जैसे कि EM एम्फेसिस। अब इटैलिक भी वही काम कर रहा है, EM भी वही काम कर रहा है। EM का फ़ायदा क्या है, वो बोल के बताएगा, है ना। ऐसे बोल्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग भी आपका बोल के बताता है। ऐसे एब्रिविएशन होता है, एक्रोनियम होता है, वो भी अपने अंदर का मैसेज बोल के बताता है आपको, है ना। तो दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पर जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे ऊपर एक हैंडीकैप चेयर का आपको सिंबल दिखाई देगा, व्हील चेयर का। ये तो हो गया कि भाई जो लोग अच्छे से देख नहीं सकते वो वेबसाइट का फॉन्ट जूम कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके, क्योंकि जूम हो रहा है फॉन्ट। इसी तरह से स्क्रीन रीडर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो आप यहाँ से अपने कंप्यूटर में स्क्रीन रीडर इंस्टॉल करिए
इसको क्लिक करने के बाद और जहाँ भी आप माउस लेके जाएंगे बोलना चालू हो जाएगा। तो विंडो के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं नरेटर, ठीक है। और आपके फ़ोन में इसको बोलते हैं टॉक बैक, एक्सेसिबिलिटी के अंदर आता है। तो कई बार आपसे गलती से ऑन हो जाता है तो हर एक चीज़ को जिसको टच कर दो बोल बोल के बता रहा होता है फिर वो चीज़ है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कलर्स। तो कलर आप पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने कलर वाली फाइल में आपको पहले ही बता दिया था कि क्या क्या कलर होते हैं हमारे पास। तो कलर के लिए आपको ध्यान रखना है, टेक्स्ट अपनी क्लास लिखना है, उसका आगे म्यूट आपको ये डिसेबल फॉर्म में दिखाई देगा। प्राइमरी आपका यानी कि मेन टेक्स्ट है। सक्सेस यानी कि जब आप कुछ सक्सेसफुल करते हैं या कोई आपका जैसे फॉर्म का वैल्यू पास हो गया या आप कोई जैसे ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, तो उस तरह की चीज़ों को यूएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीन कलर में दिखा सकता है। इन्फॉर्मेटिव के लिए हो गया, वार्निंग, कोई आपने क्वेश्चन वगैरह अगर आपने डालना है तो वो डाल सकते हैं। डेंजर आपका जैसे डिलीट के लिए हो गया, उस तरह की चीज़ों के लिए। कोई आप जैसे फॉर्म वैलिडेशन करा रहे हो, यूज़र उसमें कुछ गलत पुट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप वार्निंग निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। कमाल की बात है, प्योर ब्लैक कहीं नहीं है, क्योंकि प्योर ब्लैक वेब डिज़ाइनिंग में कहीं यूज़ ही नहीं होता। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लैक टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। ब्लैक का शेड यूज़ करो, प्योर ब्लैक कभी नहीं चलाते हम। इसी तरह से कॉन्टेक्चुअल, अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे मान लो आपके पास लिंक अवेलेबल है तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्लास आपकी ए टैग के ऊपर भी काम कर जाती हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑपेसिटी के साथ आपको कहीं पर यूज़ करना है तो आप ऑपेसिटी के साथ भी चला सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा टेक्स्ट ब्लैक 50, टेक्स्ट वाइट 50। तो ये आपकी क्लास काम करती है, ठीक है। 25 नहीं कर सकते हो, ना 75 कर सकते हो, 50 की क्लास है, ठीक है। फिर आता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में आप बैकग्राउंड के लिए आप सीधे जहाँ पर टेक्स्ट है उसको रिप्लेस करके बीजी कर दोगे ताकि बैकग्राउंड के सारे कलर आ जाएंगे इसके अंदर। और किस बैकग्राउंड कलर के साथ कौन सा टेक्स्ट अच्छा देखना चाहते हो तो लिखना है टेक्स्ट बीजी कलर। तो ऑटोमेटिकली कलर भी आएगा बैकग्राउंड में और टेक्स्ट भी उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये देखो, ब्लू के ऊपर वाइट, ग्रीन के ऊपर वाइट, ब्लैक उसके ब्लू कलर के ऊपर आपका यहाँ से डिफरेंट ब्लैक कलर आ गया। इस तरह से आप देख सकते हो कलर अपना आप चेंज होंगे। नहीं तो आपको 2 क्लास लगानी पड़ेगी, टेक्स्ट वाइट, बीजी डार्क, या जो भी पर्टिकुलर कलर आप लगाना चाह रहे हो। बट एक तीर से 2 निशाने लगाने तो इसका यूज़ करना है। तो कलर के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से कौन सा टेक्स्ट कलर अच्छा सुटेबल होगा वो खुद आ जाएगा अपने आप। नेक्स्ट फिर आपका आता है यूटिलिटीज़ के बाद में डार्क मोड। तो डार्क मोड क्या है कि आपका एक यहाँ पर थीम दिया होता है डेटा BS के नाम से, ये एक एट्रीब्यूट है। So by default, Bootstrap pages have a white light background color. If you want to change the whole page to a darker color, you can add data BS theme dark to the HTML element. यानी कि आपको सबसे पहला जो टैग है उसी में डाल देना इस वाली प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर ये हमारा वाइट है, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे हमारा कलर क्या है। ज़रा कोड पर एक नज़र डालते हैं, क्या लिख रहा है यहाँ पर। डेटा बूटस्ट्रैप थीम डार्क। तो HTML टैग को देना और कहीं नहीं लगा रहा, पूरा पेज अपने आप ही इन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो तुम हर एक जगह पर जाके डार्क की क्लास लगा रहे होगे बैठ के, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सीधे पेज को दो, काम करो। कब फ़ायदेमंद होगा, जब मैं आपको सिखाऊंगा टॉगलिंग। तो जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट से मैनुअली करना सिखाया था, वैसे ही मैं इसमें भी सिखा दूंगा कैसे चेंज होगा। इसी तरह से डार्क मोड फॉर कंपोनेंट पर्टिकुलर। तो इफ़ यू डोंट वांट द होल पेज टू हैव अ डार्कर कलर बट ओनली स्पेसिफिक कंपोनेंट, यू कैन ऐड द सेम एट्रीब्यूट टू द स्पेसिफाइड कंपोनेंट। जैसे कि टेबल में हमें करना है तो टेबल को हमने दिया BS थीम डार्क, टेबल क्या हो गया डार्क। वैसे टेबल की डार्क क्लास अलग से आती है, पढ़ाया हुआ मैंने आपको। इन द सेम वे ड्रॉप डाउन, आप यहाँ से देखेंगे ड्रॉप डाउन जब खुलेगा तो अंदर डार्क ओपन होगा। तो हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन को डेटा BS थीम डार्क ऑफर किया है। तो पर्टिकुलर कंपोनेंट को भी डार्क किया जा सकता है। इसके बाद एग्जांपल देखते हैं फ्लैक्स। तो बूटस्ट्रैप जो पूरा लिखा गया है वो फ्लैक्स और ग्रिड के ऊपर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फ्लैक्स के लिए कोई भी एक सिंगल क्लास नहीं लिखना, सब कुछ ऑटोमेशन में है। The biggest difference between Bootstrap 3 and 4 and 5 is that Bootstrap 5 now use Flexbox instead of Float to handle the layout.
3 और 4 जो था वो फ्लॉट पर बेस था, और जो 5 जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वो आया फ्लैक्स और ग्रिड के साथ, ठीक है। तो ये चलता है टोटल फ्लैक्स के ऊपर। द फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट मॉड्यूल मेक्स इट ईजियर टू डिज़ाइन फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव लेआउट स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग फ्लॉट और पोजिशनिंग। तो हमें ये तो पता ही, हमने मैनुअल कोडिंग जब पढ़ा था तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि IE 9 और 10 पर ये फ्लैक्स आपका काम नहीं करता है। सो इफ़ यू रिक्वायर IE 8 और 9 सपोर्ट, यूज़ बूटस्ट्रैप 3, और 10 और 11 तक का सपोर्ट चाहिए तो ट्राई करिए बूटस्ट्रैप 4, एंड बियॉन्ड दैट आप बूटस्ट्रैप 5 का यूज़ कीजिए। सो इट इज़ द मोस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप एंड इट इज़ स्टिल सपोर्टेड बाय द टीम फॉर क्रिटिकल बग फिक्सेस एंड डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस। हाउएवर नो न्यू फीचर्स विल बी एडेड टू इट। तो BS3 के प्रोजेक्ट को ट्विटर आज भी मैनेज कर रहा है, बट कंपोनेंट कोई नया नहीं बना रहे, कोड को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। सो मान लीजिए कि किसी ने बूटस्ट्रैप 3 में कोई वेबसाइट बनाई तो मॉडर्न ब्राउज़र में भी काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मॉडर्न कंपोनेंट फीचर आपको नहीं मिलेंगे, जैसे अकॉर्डियन वगैरह उस तरह की चीज़ें जो होती हैं। सो टू क्रिएट अ फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर एंड टू ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट चिल्ड्रन इनटू फ्लैक्स आइटम्स, हमें क्या यूज़ करना है? डी फ्लैक्स। डी बोले तो डिस्प्ले, तो आपको पूरी क्लास लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली डी फ्लैक्स लिख दिया, काम हो गया। तो हमने यहाँ पर जाकर डिप को बोला डी फ्लैक्स P3, मतलब पैडिंग 3 चारों साइड से, BG सेकेंडरी, एंड टेक्स्ट क्या होगा? वाइट कलर का होगा। फिर उसके अंदर जितने भी हमने डिप बनाए उसको हमने पैडिंग 2 दिया चारों साइड से, और उनको अलग अलग बैकग्राउंड कलर। तो आपको आउटपुट कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। ये देख सकते हैं पैडिंग लेफ्ट राइट से, टॉप बॉटम से आपको मिल रहा है इसमें। इसी तरह से टू क्रिएट एन इनलाइन फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर क्या यूज़ करेंगे? डी इनलाइन फ्लैक्स क्लास। तो ट्राई करिए। अब क्या दिखाई दे रहा है? जहाँ पहले जो पेरेंट था वो ब्लॉक था, जितना मेरा कंटेनर था 1400 पिक्सल का, अब वो एक लिमिटेड एरिया में आ रहा है, यानी कि इनलाइन फ्लैक्स बॉक्स बन गया है। तो जितना मैटर उतना ही पेरेंट होगा। फिर आता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लैक्स रो टू डिस्प्ले दी फ्लैक्स आइटम हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड, दिस इज डिफ़ॉल्ट। तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा डी फ्लैक्स, और ये क्या है? फ्लैक्स रो। हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा? फ्लैक्स रो रिवर्स। तो रिवर्स में आपका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। देखो 1 2 3, ये क्या था? 1 2 3। ये भी हम लोग मैनुअल कोडिंग में पढ़ चुके हैं अपना, ठीक है। इसके बाद क्या? वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल के लिए क्या यूज़ करते हैं? फ्लैक्स कॉलम, और कॉलम में रिवर्स भी हम लोग चला सकते हैं। तो आप देखेंगे 1 2 3 3 2 1 रिवर्स। इसी तरह से जस्टिफाई कंटेंट, बहुत अच्छे से पता है, सबसे ज़्यादा काम जस्टिफाई वगैरह पे, अलाइन आइटम्स पे ही किया हम लोगों ने। तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है? जस्टिफाई स्टार्ट, जस्टिफाई एंड, जस्टिफाई सेंटर। ये क्या है? स्पेस बिटवीन। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी आपकी काम करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जस्टिफाई कंटेंट, उसके बाद में स्पेस मत लिखना, स्टार्ट एंड सेंटर बिटवीन अराउंड, ठीक है, स्पेस हट जाएगा। इसी तरह से इक्वल विड्थ अगर हमें फिल करनी है तो हम लोग लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और हमें क्लास लगानी है फ्लैक्स फिल। तो जो हम लोग लिखते हैं फ्लैक्स 1 CSS की कोडिंग में, तो यानी कि फ्लैक्स 1 हो गया फिल का मतलब। तो यानी कि 3 इक्वल साइज़ के बनेंगे, अदरवाइज विदाउट फ्लैक्स फिल ऐसे आएंगे, ठीक है। अब ये 1 मतलब 100%। इसी तरह से ग्रो, ठीक है, यूज़ फ्लैक्स ग्रो ऑन a flex item to take up the rest of the space. So in the example below, the first 2 flex item takes up their necessary space, while the last item takes up the rest of the available space. So flex fill का मतलब समझा? flex 1 यानी कि 100%। हमने यहाँ पर 3 कंटेनर बनाए, flex 1, flex item 1 2 and 3। 3 को हमने बोला ग्रो, तो यानी कि 1 और 2 में जितना मैटर है उतना विड्थ आएगा, और थर्ड वाला जो है बाकी बची पूरी विड्थ ले लेगा। पहले क्या था? तीनों इक्वल थे, अब क्या है? 1 और 2 को जितना चाहिए था उतना उन्होंने उतना लिया, 3 वाले ने पूरा बचाओ सारा यूज़ कर लिया अपना स्पेस। इसके बाद श्रिंक की भी एक आपको ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर, यूज़ फ्लैश श्रिंक 1 ऑन अ फ्लैक्स आइटम टू मेक इट श्रिंक इफ नेसेसरी। तो इसको आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑर्डर, जो हम लोग चेंज करते हैं अपना, ठीक है। तो ऑर्डर किस तरह से काम करेगा? भाई हमने लिखा है 3 2 1, जबकि फ्लैक्स 1 क्या होगा? सबसे पहले आता है, लेकिन उसको भेज दिया सबसे लास्ट में ऑर्डर की हेल्प से। 2 वाला जो है वो सेंटर में आता है, तो वो सेंटर में ही अपनी जगह पर है, और 3 वाला जो है हमने उसको सबसे पहला ऑर्डर दे दिया। तो देखो इस ऑर्डर की वजह से आपका 3 2 1 यहाँ दिखाई देगा। अदरवाइज 1 पहले होता है, 2 मिडिल में होता है, 3 लास्ट में होता है।
तो ऑर्डर हम लोग यूज़ कर चुके हैं, हमें पता है फ्लैक्स के अंदर सबसे ज़्यादा काम कब आता है, जब टेक्स्ट और इमेज के साथ हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं अपने डिज़ाइन को। ठीक है, फिर क्या आता है, ऑटो मार्जिन्स। ईजिली ऐड ऑटो मार्जिन टू फ्लैक्स आइटम विद MS ऑटो। ठीक है, MS मतलब मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट, मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट एस पुश आइटम्स टू दी राइट। तो यानी कि अगर मैं लिखा MS ऑटो तो सारी चीज़ें राइट में चली जाएगी जिस जगह से लिखोगे। ठीक है, और बाय यूजिंग ME ऑटो पुश आइटम्स टू दी लेफ्ट। मान लो आपने लास्ट में एक आपका कॉन्टैक्ट का बटन है, आपने लिखा वहाँ पर ME ऑटो, तो बाकी सब लेफ्ट भाग जाएंगे उस केस में। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग, ये आपका राइट में चला गया और ये आपका स्टार्ट में आ गया इसकी हेल्प से। तो इस पर हमने क्या लगा रखा है, MS। इस पर क्या है, ये डिफ़ॉल्ट है अपना। तो MS ऑटो होने की वजह से स्टार्ट से मार्जिन ऑटो हो गया, सब राइट में पुश हो गया अपना। फिर क्या आता है, रैप। रैप भी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। कंट्रोल हाउ फ्लैक्स आइटम्स रैप इन अ फ्लैक्स कंटेनर विद फ्लैक्स नो रैप, फ्लैक्स रैप एंड रिवर्स। तो ट्राई करेंगे तीनों को। तो ये देखिए 1 और लास्ट में 25, ये क्या रिवर्स, तो 22 सबसे टॉप में है। ठीक है, और 1 यहाँ पर आपको मिलेगा। नो रैप के अंदर मैटर हमारा एक ही लाइन में ओवरफ्लो के निकल रहा है। ठीक है, तो रैप बड़े काम की चीज़ है। जैसे आप स्क्रीन का साइज़ आपका कम होता जाएगा, अपना आप ही मैटर जो है ब्रेक डाउन होता रहेगा उसके अंदर। ठीक है, नो रैप ओवरफ्लो करेगा जितने भी मैटर रहेगा आपका उस हिसाब से। फिर आता है अलाइन कंटेंट। तो यहाँ पर क्या है, जो हम लोग करते हैं वर्टिकली वगैरह अपना वो चीज़ है। सो कंट्रोल द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ गैदर्ड फ्लैक्स आइटम्स विद द अलाइन कंटेंट क्लास। वैलिड क्लासेस अलाइन कंटेंट स्टार्ट मतलब कि टॉप में, एंड मतलब बॉटम में, सेंटर से वर्टिकली सेंटर होगा, बिटवीन यानी कि गैप बनेगा, अराउंड चारों तरफ गैप बनेगा, एंड स्ट्रेस से फुल हाइट वो एक्सपेंड करेगा। तो ये आप देखेंगे, ये है स्टार्ट विच इज़ डिफ़ॉल्ट, ये है एंड सब बॉटम में आ गए, ये है सेंटर तो वर्टिकली आप मिडिल में देखेंगे, ये है अराउंड चारों तरफ आपको गैप मिलेगा, ये है स्ट्रेच, तो जितनी भी हाइट होगी सभी बराबर अपना डिवाइड कर लेंगे तीनों उसको। नेक्स्ट क्या है, अलाइन आइटम्स, वो था कंटेंट। तो स्टार्ट एंड सेंटर बेस लाइन स्ट्रेच, तो ये भी आप कर सकते हैं। ये है स्टार्ट, ये है एंड, ये है सेंटर, ये है बेस लाइन, और ये आपका स्ट्रेच। अलाइन सेल्फ, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आइटम के लिए है कि भाई मुझे पर्टिकुलर आइटम के साथ क्या करना है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 3 कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अलाइन सेल्फ स्टार्ट, हमने 2 वाले को स्टार्ट बोला है, तो 2 टॉप में चला गया, उसको बोला एंड, ये बॉटम में आ गया, सेंटर से मिडिल, बेस लाइन से आपका इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग तीनों आप देखेंगे एकदम अलाइन मिलेंगे। और फिर क्या है, सेल्फ स्ट्रेच, तो 2 वाला स्ट्रेच होकर दिखाई देगा। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है, आपको लिखने की ज़रूरत होती नहीं है इसके लिए। फिर आता है रिस्पॉन्सिव फ्लैक्स क्लासेस। ऑल फ्लैक्स क्लासेस कम्स विद एडिशनल रिस्पॉन्सिव क्लासेस विच मेक इट ईजी टू सेट अ स्पेसिफिक फ्लैक्स क्लास ऑन अ स्पेसिफिक स्क्रीन साइज। द स्टार सिंबल, जिसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं, कैन बी रिप्लेस विद द SM, MD, LG, XL और XXL विच रिप्रेजेंट्स स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। सो XXL लार्ज हम लोग देख रहे हैं, ये 5 में था, 4 में सिर्फ एक्स्ट्रा लार्ज से हुआ करता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे DSM फ्लैक्स, तो मतलब स्मॉल पर जाके फ्लैक्स खत्म हो जाएगा, बाकी फ्लैक्स रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अलग अलग एग्जांपल मिलेंगे। तो देखिए जैसे हम लोग फ्लैक्स हो गया, उसके ऊपर नॉर्मल आपको दिखाई देगा इस तरह से। तो अलग अलग साइज पर आप देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर क्रिएट एन इनलाइन फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर ऑन डिफरेंट स्क्रीन, देखिए चेंज होता रहे। तो इसी तरह से फ्लैक्स रो, तो डिस्प्ले फ्लैक्स आइटम हॉरिजॉन्टली ऑन डिफरेंट स्क्रीन। तो यहाँ पर देखिए फ्लैक्स रो, फ्लैक्स SM रो, MD रो, अब सब एक साथ है, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये क्या XXL पर रो, अब जैसे ही XXL से नीचे निकले तो क्या हो गया, अब XL हमारा रो हो गया, उससे पहले XL क्या था, रो, अब क्या हो गया, कॉलम। तो वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं। ये रो है बट विजुअली ये कॉलम है, बट ये अपोजिट चलता है, ध्यान रखना। जैसे हम लोगों ने जब टेबल पढ़ा था, तो टेबल में वर्टिकल होते हैं कॉलम, हॉरिजॉन्टल होते हैं रो, लेकिन जब मर्ज करने जाते हैं तो वर्टिकल हो जाता है रो और हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं आपके कॉलम्स के अंदर।
तो यहाँ पर भी सेम वही फंडा चलता है। देखो अब और कॉलम बन जाएगा, ये एमडी पर कॉलम बनेगा, ये एसएम पर कॉलम बनेगा। तो क्या हो रहा है, फ्लैक्स डायरेक्शन बेसिकली हमारी चेंज हो रही है। तो ये चला के देख लेना आप, अलग अलग इसमें एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट ये अपना फ्लैक्स है। फ्लैक्स के बाद आपको इसमें मिलेगा फॉर्म का एग्जांपल। फॉर्म पर आइए। सो फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फॉर्म की क्लास इस तरह से यूज़ कर लेनी है, ठीक है, सॉरी फॉर्म टैग, और उसके अंदर आप डिव यूज़ करेंगे, ठीक है। हर एक सेक्शन के लिए एक डिव का इस्तेमाल करना है। इससे हमारा फॉर्म किस तरह करने का, स्टैक। और एक क्लास हमें क्या यूज़ करनी है, फॉर्म कंट्रोल। तो जो भी आपका इनपुट टाइप फील्ड होगा, ध्यान से देखिए उस पर क्या लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी होगा कहीं पर। यह है आपका कौन सा है, रिमेंबर मी, ये चेक बॉक्स है, तो इस पर फॉर्म चेक इनपुट आएगा। फॉर्म कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ इनपुट टाइप पर आपको मिलेगा, बाकी पर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखिए ये इस तरह का फील्ड आपका बना के देगा। और यहाँ पर ध्यान दें, ऑल्सो नोट दैट वी ऐड अ फॉर्म लेवल क्लास। फॉर्म लेवल क्लास किसके लिए है, जो हमारा लेवल लिखा हुआ है। ओपन करिए ये चीज़, तो ये ऑटोमेटिक इस तरह से किस तरह से आ रहा है। तो हमने यहाँ पर एक, जैसे नीचे कंट्रोल है तो ऊपर क्या है, फॉर्म लेवल, ठीक है। तो ये आपने डिफाइन करना है। सो क्लास टू ईच लेवल एलिमेंट टू एंश्योर करेक्ट पैडिंग। check boxes have different markups, so they are wrapped around a container element with form check। तो आप यहाँ देखेंगे इसमें एक फॉर्म चेक की क्लास अलग से लगी हुई है, ठीक है। एंड लेवल्स हैव अ क्लास फॉर्म चेक लेवल, while check boxes and radio buttons use form check input। टेक्स्ट एरिया, इस पर आपकी फॉर्म कंट्रोल क्लास काम करेगी, नो प्रॉब्लम। और ये आपका टेक्स्ट एरिया इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से फॉर्म को आपने रो या ग्रिड में कन्वर्ट करना है या इनलाइन बनाना है, तो फॉर्म के अंदर एक कंटेनर बनाइए जिसको आप क्लास देंगे रो, रो के अंदर बनाइए कॉलम क्लास, और 50-50 में दोनों देखो कॉलम डिवाइड हो जाएंगे। इधर ईमेल है, इधर पासवर्ड है। फिर क्या है, कंट्रोल साइज, यानी कि इसमें भी आपका SMLG होता है, यानी कि आपको मोबाइल में फील्ड इस तरह का देना होगा, टैबलेट में इस तरह का देना होगा, डेस्कटॉप में इस तरह का देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लास SMLG। हेलो, तो फॉर्म में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फॉर्म कंट्रोल के साथ फॉर्म कंट्रोल LG और SM, ठीक है। तो हमारे फील्ड कुछ इस तरह से लार्ज, नॉर्मल और स्मॉल दिखाई देगा। डिसेबल एंड रीड ओनली फील्ड अगर हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है साथ में, जैसे ये है हमारी क्लास फॉर्म कंट्रोल, तो इनपुट टेक्स्ट में हमने लिखा रीड ओनली, ये HTML वाला ही वो है, बूटस्ट्रैप का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। और डिसेबल लिखने से आपका फील्ड डिसेबल हो जाएगा। तो ये देखो डिसेबल्ड है, ये रीड ओनली है, यानी कि इस पर मैटर आप कॉपी वगैरह सब कर सकते हैं, और ये नॉर्मल इनपुट फील्ड है। तो डिसेबल फील्ड, जैसे कि मान लीजिए आप किसी ऐसी वेबसाइट पर जाते हैं जहाँ पर आप प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ईमेल अपडेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि ईमेल एक बार सेट हो गया तो हो गया, ठीक है। या जैसे जीमेल में आप जा रहे हैं, आप चाहें कि मैं ईमेल आईडी अपडेट कर लूँ, कुछ और नया नाम रख लूँ, नहीं बदलेगा, जो रख दिया वही रहेगा हमेशा के लिए। तो वो डिसेबल मोड में आता है इस तरह से, ताकि यूज़र को क्लियरली इंस्ट्रक्शन है, नॉन एडिटेबल है। फिर क्या है, प्लेन टेक्स्ट इनपुट, तो यूज़ द फॉर्म कंट्रोल प्लेन टेक्स्ट क्लास आपको लिखना होगा इस तरह से, टू स्टाइल एंड इनपुट फील्ड विदाउट बॉर्डर। तो अब आपका फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, ये देखो प्लेन में, और ये डिफ़ॉल्ट जो हमारा फॉर्म कंट्रोल से आता है वो वाला एग्जाम्पल। फिर क्या, कलर पिकर, तो आपको इसके लिए यूज़ करना इनपुट टाइप कलर, और ध्यान देना इसमें क्लास लगानी है फॉर्म कंट्रोल कलर, और वैल्यू डिफ़ॉल्ट क्या रखना चाह रहे हैं वो आप डाल दीजिए इसमें। तो जब हम लोग इसको ऑन करेंगे तो ये इसी कलर के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से जब हम लोग क्लिक करेंगे तो आप कोई भी कलर यहाँ से पिक कर सकते हो, जैसे मुझे ये कलर पिक करना है, काम कर रहा है। अब खाली पिक करके क्या करोगे, तो कोई जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर वो कलर अपडेट भी हो जाए। तो ऐसा कुछ बना सकते हैं हम लोग। तो जैसे देखते हो कैनवा वगैरह इस तरह के बहुत सारे एडोबी एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर जो बने हैं वो इसी टूल से बने हुए हैं। तो उसमें जब आप कोई वैल्यू पिक करते हो ड्रॉपर से, तो वैल्यू उसमें स्टोर हो जाती है, कलर आप ड्रॉप कर पाते हो एलिमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है फॉर्म के अंदर सेलेक्ट मेन्यू। सेलेक्ट मेन्यू यानी हम लोग बोलते हैं ड्रॉप डाउन। सो सेलेक्ट मेन्यूज आर यूज्ड इफ यू वांट टू अलाउ द यूजर टू पिक फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस
टू स्टाइल अ सेलेक्ट मेन्यू इन बूटस्ट्रैप 5 एट द फॉर्म सेलेक्ट क्लास टू द सेलेक्ट एलिमेंट। तो आपको डालना है क्लास फॉर्म सेलेक्ट, और आपका ये देखो इस तरह से बन गया 1 by 1 वाला। और ये आपको पता ही है हमें क्या लिखना होता है इसके लिए, मल्टीपल, ठीक है। फिर क्या है, इसका साइज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आपको लिखना है फॉर्म सेलेक्ट LG और SM, तो आप इसके साइज़ को देख पाएंगे, ये मोबाइल फ्रेंडली, टैबलेट फ्रेंडली, लार्ज डिस्प्ले फ्रेंडली, ठीक है। फिर क्या था डिसेबल्ड, तो आपको डिसेबल्ड वही अपना HTML का एट्रीब्यूट है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, तो आपका डिसेबल मोड में आएगा। फिर क्या डेटा लिस्ट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि हमें पहले से वैल्यू लोड करके रखनी होती है उसके अंदर, और जब आप क्लिक करेंगे तो वैल्यू आपकी इस तरह से ड्रॉप डाउन में खुल जाती है उसके अंदर, ठीक है। ये हमने मैनुअली बनाना भी सीखा है। बस क्या होता है, आईडी जो है ब्राउज़र वो आपका लिस्ट में मैच होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, चेक बॉक्स एंड रेडियोज़। तो आपको चेक बॉक्स के लिए क्या लिखना है, फॉर्म चेक, और यहाँ से फॉर्म चेक इनपुट, लेवल लगा रहे हैं तो फॉर्म चेक लेवल, और ये आपका कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये आपका एक्टिव है बाय डिफ़ॉल्ट, इस पर हमने चेकड लिखा हुआ है। अगर मैं कंट्रोल यू करके आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर क्या लिखा रहा है, चेकड। दूसरा वाला है अनचेकड, थर्ड वाला है क्या है, डिसेबल्ड के साथ। तो तीनों का लुक एंड फील आप देख पा रहे हैं साहब। नेक्स्ट, so to style checkbox is use a wrapper element with class form check. Wrapper means container. To ensure proper margins for label and checkboxes, then add the form check label class to label elements and form check input to style checkboxes properly inside the form check container. Use the checked attribute if you want the checkbox to be checked by default. तो जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया checked, तो by default आपका check आ रहा है। बट हमें check ये दिखाया है आपको, जब कोई डिज़ाइन बना रहे होते कभी भी नहीं रखना, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सबमिट में चला जाएगा, यूज़र से आप सबमिट नहीं करवा रहे हैं फिर, ठीक है। तो इसलिए ये सिर्फ चेकिंग के पर्पज़ से कि जब यूज़र टैप करेगा तो कलर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो बटन, तो अगेन फॉर्म चेक होगा, फॉर्म चेक लेवल, फॉर्म चेक इनपुट क्लासेस सेम रहेंगे, देयर इज़ नो चेंज, और अगेन इसका भी विजुअल कुछ इस तरह का आएगा आपका। टॉगल स्विचेस, जैसे कि हम लोग फ़ोन में देखते हैं वाईफाई ऑन ऑफ वगैरह, तो इफ़ यू वांट योर चेकबॉक्स टू बी स्टाइल्ड एज अ टॉगल्ड स्विच, यूज फॉर्म स्विच क्लास। तो फॉर्म चेक के अंदर साथ में क्या लगाएंगे, फॉर्म स्विच। अब अपना जो बटन है वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो, ठीक है। रेंज, जो आपने प्राइस वाला देखा था, अपने प्रोजेक्ट में भी लगाया था। So to style a range menu, add the form range class to the input element with type range. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम बना रहे हैं फॉर कस्टम रेंज, फॉर्म लेवल, हमारा ये लेवल करनी है हमें कस्टम रेंज, और हम लोग यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप रेंज, फॉर्म रेंज हमारी क्लास हो गई, और आईडीएस की कस्टम रेंज। तो आप यहाँ से रेंज कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आप अपना रेंज वगैरह लिख के जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आपको मिडिल से मिलेगा। इसमें आते हैं स्टेप्स, कि जब हम लोग इसको ड्रैग करें तो एकदम स्मूथ ड्रैग ना हो, जैसे कि हो रहा है बिल्कुल स्मूथ ड्रैग हो रहा है। तो अगर आप इसमें स्टेप लगा दोगे तो झटके से जंप करेगा। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट द इंटरवल बिटवीन द रेंज नंबर इज़ 1, यू कैन चेंज इट बाय यूजिंग द स्टेप एट्रीब्यूट। हमने क्या डाला 10, तो 100% की अगर वेट है तो 10-10 के जंप पर चलेगा, देखो, दिस इज कॉल्ड स्टेप। इसमें हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम सेट कर सकते हैं। हमने लिखा मिनिमम 0, मैक्सिमम 4। अब ये आपका देखो इस 4 लेवल में टोटल काम करेगा, यानी कि अगर हम लोग ये 0 है तो ये देखो ये 1 2 3 4, 25% अपना आप डिवाइड कर लेगा फिर से। तो ये होता है आपका मिन और मैक्स एट्रीब्यूट इसके अंदर। फिर आता है आपका इनपुट ग्रुप। तो इनपुट ग्रुप क्या है, जैसे हमारे एक फॉर्म टैग है, एक ये ग्रुप है हमारे पास, एक ये सेकंड ग्रुप है जिसके अंदर आपका स्पैन और आपका ये इनपुट दोनों चीज़ देखने को मिलेंगे। अब जैसे बहुत सारे फॉर्म्स में आपने देखो स्टार्टिंग में डेकोरेशन सी रहती है कुछ इस तरह से, जैसे भी कहाँ पर हम लोग क्या चीज़ डाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमें पता चला कि यूज़र नेम आएगा @ यहाँ पर हमें पता चला कि @example.com, यानी कि जैसे योर ईमेल और @ जो भी आपका डोमेन का नेम है, तो आप पहले से लिख दोगे वहाँ पर, तो यूज़र को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी उस केस में। इसी तरह से इनपुट ग्रुप के साइज़ भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्मॉल, डिफ़ॉल्ट एंड लार्ज। इसी तरह से आप मल्टीपल इनपुट एंड हेल्पर भी डाल सकते हैं, जैसे कि पर्सन का फर्स्ट नेम, पर्सन का लास्ट नेम, 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ भी बन जाएगी इसके अंदर।
इनपुट ग्रुप में चेकबॉक्स एंड रेडियो को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये भी पार्ट बन सकता है हमारा। इनपुट ग्रुप में हम लोग बटन्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये पार्ट देखें आप, ठीक है। तो जैसे सर्च सर के आगे गो का बटन, या फिर जैसे यहाँ से समथिंग क्लेवर, ओके और कैंसिल, अगर आप कोई एक्शन बटन लगाना चाह रहे हैं तो पॉसिबल है इस तरह की चीज़ें। इनपुट ग्रुप में ड्रॉप डाउन भी हम लोग रख सकते हैं कि भाई यूज़र क्या चूज़ करके आगे प्रोसीड करना चाह रहे हैं, फिर वो यहाँ से अपना लिखेगा और गो कर सकता है चीज़ों को। तो ये होते हैं आपके इनपुट ग्रुप। तो इनपुट ग्रुप का मैं आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। फॉर्म का आपको यहाँ पर डेडिकेटेड पार्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा इनपुट ग्रुप। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कहीं पर करेंसी पुट करा रहे हैं तो डॉलर में है या INR में है, 00 फ्रेगमेंट जो हम लोग आगे यूज़ कर रहे हैं, यूज़र नेम, टेक्स्ट एरिया, ईमेल आईडी, @ ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पर बने हुए रखे हैं पहले से ही, स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है। फिर आता है फ्लोटिंग लेवल्स। फ्लोटिंग लेवल्स क्या होता है, जैसे आप लोग जीमेल में जब लॉगिन करने जाते हो तो आपने नोटिस किया होगा साइन इन, तो देख रहे हो जो ईमेल और फ़ोन है वो क्लिक करते ही ऊपर चला जाता है, दिस इज़ कॉल्ड फ्लोटिंग। तो ये हम लोग बूटस्ट्रैप में बने बनाए देखते हैं। तो जैसे ये हमारा ईमेल लेवल है जो कि डिफ़ॉल्ट हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जब मैं यहाँ क्लिक करूँ देखो ऊपर चला गया इस तरह से। तो by default when using labels they normally appears on the top of the input field. With floating labels you can insert the label inside the input field and make them float or animate when you click on the input field. तो इसके लिए आपको लिखना है क्लास फॉर्म फ्लोटिंग, दैट्स इट, आपका काम हो गया, ठीक है। So notes on floating labels, the label element must come after the input element and the placeholder attribute is required for each input element even though it is not shown. मान लो आपने placeholder में कुछ भी नहीं लिखना, लेकिन placeholder attribute चाहिए इस एग्जाम्पल को बनाने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। और लेबल जो है वो इनपुट से पहले नहीं रखेंगे, इनपुट के बाद में रखेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा आपके लिए। इसी तरह से टेक्स्ट एरिया, तो हम लोग टेक्स्ट एरिया के अंदर भी फॉर्म में देखेंगे फ्लोटिंग, टेक्स्ट एरिया के अंदर भी काम करेगा आपका। इसी तरह से सेलेक्ट मेन्यू, इसमें भी आप फॉर्म फ्लोटिंग डाल सकते हैं, लेकिन ये फ्लॉट नहीं होगा, लेकिन स्मॉल साइज में आपको ज़रूर दिखाई देगा इस तरह से, जो भी आप वैल्यू चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर है हमारे पास वैलिडेशन वाला पार्ट। So you can use different validation classes to provide valuable feedback to user. Add either was validated, needs validation to the form element, depending on whether you want to provide validation feedback before or after submitting the form. The input fields will have a green valid or red invalid border to indicate what's missing in the form. You can also add a dot valid feedback or invalid feedback message to tell the user explicitly what is missing or need to be done before submitting the form. So इस एग्जाम्पल में हम यूज़ कर रहे हैं was validated। इसका मतलब क्या होगा कि फॉर्म पहले से ही वार्निंग दे रहा होगा यूज़र को, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए आपसे। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, क्लास was validated। हम यहाँ पर नीड्स वैलिडेशन क्लास भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जब यूज़र सबमिट करेगा तब एरर आएगा। इसमें क्या है, पहले से ही एरर दिख रहा होगा। एग्जाम्पल को रन करेंगे, क्या दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें मुझे चाहिए आपसे, भाई प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, आई एग्री ऑन ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ से मैं जैसे जाके लिख देता हूँ अपना नेम रूट। तो जैसे आप रूट लिखेंगे वैलिड हो गया, कुछ भी लिख सकते हो, उसको वैल्यू चाहिए बस। इसे से पासवर्ड हमने यहाँ पे लिखा, ये चेकबॉक्स हो गया, किया, सबमिट करेंगे, फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका काम करेगा इस तरह से। अगर हम लोग यहाँ पर क्लास को चेंज कर दें, नीड्स वैलिडेशन, और इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं नीड्स वैलिडेशन। अब आप देखोगे तो डिफ़ॉल्ट आपके इसमें कोई एरर नहीं आ रहा। चलो मैं ज़रा ओपन करके दिखा दूँ तब आपको समझ में आएगा। अभी देखो कोई एरर नहीं आ रहा ना। अब मान लो किसी ने ब्लैंक सबमिट करने का ट्राई किया, तब ये आपको उस केस में एरर बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट अब एरर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वॉज वैलिडेटेड डिफ़ॉल्ट एरर देता है। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं गेट बूटस्ट्रैप,
और यहाँ से हम लोग देखते हैं फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म वैलिडेशन के अंदर अगर हम लोग इस एग्जांपल पर देखेंगे तो मान लीजिए कि आपने क्या डाल रखा है, नीड वैलिडेशन, और क्या लिख रखा है। अभी क्या होगा, जब सबमिट करोगे जो वैल्यू होगा वो ग्रीन हो जाएगा, जो नहीं होगा वो एरर बन जाएगा। ठीक है, तो जब करेंगे देखेंगे इस चीज़ को करके। तो अभी आज जो हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया, कंपोनेंट्स और फॉर्म हमारे कंप्लीट है इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास जब हम लोग मिलेंगे, कल की क्लास नहीं होगी, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी नहीं है, तो हम लोग सीधे मंडे क्लास करेंगे अपने, कल मैं ब्रेक पर हूँ। तो आप लोग तब तक ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर डालो, और मंडे आपका ग्रिड वाला पार्ट ख़त्म करके हम लोग स्विच कर जाएंगे सीधे डिज़ाइनिंग के ऊपर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत हेल्प में आने वाली है वहाँ पर सारी की सारी, और आपको बूटस्ट्रैप चलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपकी डे 1 से हमने तैयारी वैसी करेंगे, आपको सारी क्लासेस पहले से ही पता है कि किस तरह से काम करना है। बस एक दो डिज़ाइन बनाओगे, आपका फ्लो समझ में आ जाएगा कैसे काम करना है आपको इसके अंदर। तो हमारा आगे का टॉपिक चलता रहेगा। आपने जो अभी तक डिज़ाइन बनाए हैं अब वो आपको कन्वर्ट करने हैं उसके अंदर। ठीक है, और एक टेम्पलेट को कन्वर्ट करने को ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें ना तो कोई विड्थ है ना ही कोई हाइट है। ठीक है, सब कुछ पहले से स्ट्रक्चर लिखा, डेटा डालना है, स्टाइल करना है, दैट्स इट। तो ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इनको गो थ्रू कीजिएगा।